मूवी की शुरुआत में लोगों का ऐसा मानना होता है कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है, लेकिन लोग गलत हैं। इस ग्रह का असली नाम बारसूम होता है और इस पर जीवन है। हालांकि यह वर्तमान समय में बंजर हो रहा है, क्योंकि जोड़ंगा, शिकारियों का शहर, अपने आसपास की हर चीज को बर्बाद करके बारसूम की सारी ऊर्जा को खत्म करना चाहता है। अब हेलियम देश को छोड़कर कोई भी देश जोड़ंगा को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करता है, जो हजारों वर्षों से जोड़ंगा के शक्तिशाली हवाई जहाज का अपने कमजोर जहाजों से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। अब एक दिन हवाई जहाज एक भयानक युद्ध में लगे होते हैं कि तभी अचानक ऊर्जा की एक अजीब नीली किरण जोड़ंगा के राजा सब थान के जहाज को छोड़कर सभी जहाजों को चूर चूर कर देती है। इसके बाद शांग के नेतृत्व में थर्न्स के नाम से जाने जाने वाले 3 लोग सब थान के पास पहुंचते हैं और उसे एक रहस्यमय नीले रंग का हथियार देते हैं। अब हथियार पाते ही वह थर्न्स पर हमला कर देता है, लेकिन वे उसे दूर फेंक देते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद थर्न्स समझाते हैं कि वे देवता हैं और वे सभी युद्ध में थान का समर्थन करना चाहते हैं। इस बीच सन 1881 में पृथ्वी पर जॉन न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहा होता है और देखता है कि एक रहस्यमय आदमी उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वह इधर उधर भागता है और छिपने की पूरी कोशिश करता है। फिर वह टेलीग्राम भेजने के लिए एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से बिल्कुल गोली की रफ्तार से अपना संदेश भेजने के लिए कहता है, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। कुछ समय बाद नेड को उसके अंकल से टेलीग्राम मिलता है, जिसमें उसे जल्दी से बचाने के लिए कहा गया होता है। अब ट्रेन लेने के बाद नेड जॉन के घर आता है और एक वकील से मिलता है, जो बताता है कि जॉन अचानक से भगवान को प्यारा हो गया और उसने अपना सब कुछ नेड को देने का फैसला किया था। इसके साथ ही उनके शरीर को एक तहखाने के अंदर रखा गया है, जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है। वहाँ एक बहुत ही पुरानी डायरी भी है, जिसे जॉन ने सख्त आदेश दिया है कि केवल नेड ही इसे पढ़ सकता है। वकील के जाने के बाद नेड वह कहानी पढ़ना शुरू करता है जो 13 साल पहले शुरू हुई थी। एरिजोना में सिविल वॉर के बाद जॉन एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन के रूप में सोने की खोज कर रहा था। हालांकि उसे अभी तक बहुत कुछ नहीं मिला होता है। अब लोकल बारटेंडर उसके पहले के कर्ज नहीं चुकाने के कारण उसे पैक देने से इनकार कर देता है और शराब खाने के बाउंसर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन तुरंत उनसे लड़ता है और बारटेंडर को अपनी बंदूक की नोक पर लेते हुए उन्हें बाहर कर देता है। तभी उसी समय सैनिकों का एक ग्रुप उसे गिरफ्तार करने के लिए आता है और जॉन उन्हें भी पीटने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे मारकर पलट देते हैं और उसे बाद में पूछताछ के लिए उठाया जाता है। कर्नल पॉवेल के सामने जागने के बाद जॉन फिर से लड़ाई शुरू करने की कोशिश करता रहता है और वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसे एक कोठरी में नहीं फेंक दिया जाता। अब पॉवेल चाहता है कि अपाचे ट्राइब से लड़ने के लिए जॉन भी उनके साथ शामिल हो, लेकिन जॉन अब तक अपना बहुत कुछ खो चुका होता है और अब वह लड़ना नहीं चाहता। इस पर पॉवेल उसे फिर से मारकर बेहोश कर देता है और जॉन को उसके मर चुके परिवार के सपने आने लगते हैं। अब जब वह उठता है तो जॉन सेल में ही शूशू करने लगता है, जिससे गार्ड उसे पीटने के लिए जॉन के पास आता है तो वह उसे ही मार देता है और उसकी चाबियां चुरा लेता है। फिर जॉन पॉवेल के घोड़े पर चढ़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, लेकिन जल्द ही पॉवेल की घुड़सवार सेना उसका पीछा करती है। तभी उनके सामने अपाचे ट्राइब अपनी सेना के साथ आ पहुँचते हैं। अब उनके बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन पॉवेल एंड कंपनी को कुछ समझ नहीं आता और दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। जॉन मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है, लेकिन पॉवेल घायल हो जाता है। अब मार खाने के बाद भी जॉन उसकी मदद करने का फैसला करता है और दोनों घाटी से भागते हुए एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचकर सांस लेते हैं। और जब वे उस गुफा के ऊपर चट्टान पर एक चिन्ह देखते हैं तो अपाचे ट्राइब जो उनका पीछा कर रहे थे वे रुक जाते हैं। फिर वे वहाँ से भाग जाते हैं। अब यह बात जॉन को हजम नहीं होती है, इसीलिए वह गुफा में चिन्ह को देखने के लिए जाता है और उसे एक मकड़ी का चिन्ह मिलता है, जिसे वह सोने की खोज के दौरान देखा था। पॉवेल को पीछे छोड़ते हुए जॉन गहराई से खोजबीन करता है और उसे अजीब प्रतीकों और सोने की परत वाली दीवारों वाला एक कमरा मिलता है। तभी अचानक एक थर्न उसके पीछे आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन कुछ वार करने के बाद जॉन उसे गोली मार देता है और देखता है कि उस आदमी के हाथ में एक चमकती हुई ताबीज है। अब वह आदमी कुछ शब्द फुसफुसाते हुए मर जाता है और जॉन ताबीज पकड़ते समय उन्हें दोहराता है, जिससे वह अचानक गुफा से बाहर कहीं और पहुंच जाता है। अब जॉन खुद को एक अजीब रेगिस्तान के बीच में पाता है। वह खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वह कितना भी कोशिश कर ले उसके लिए चलना बेहद कठिन होता है और हताशा में ताबीज को दूर फेंकने के बाद जॉन ठीक से चलना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि वह अपनी छलांग से अब काफी दूरी तय कर सकता है। इसके बाद जॉन एक पहाड़ी के टॉप पर पहुंचता है और वह हरे रंग के 6 हाथों वाले नवजात बच्चों को विकसित करने वाले ढेर सारे अंडों को देखता
करता है। उसी समय थार्क्स की एक सेना भीमकाय प्राणियों पर सवार और हथियारों से लैस होकर आती है। अब उनके नेता टार्कस को वह ताबीज मिल जाती है और वह जॉन पर हमला कर देता है। जबकि बाकी लोग गोलियां चलाते हैं तो जॉन एक बड़ी छलांग लगाकर भाग जाता है। इस कलाकारी से प्रभावित होकर टार्कस शूटिंग रोकने का आदेश देता है और वह जॉन के पास फिर से आता है। इस बार वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों को उनकी भाषा समझ नहीं आती है, जिससे टार्कस को यह लगता है कि जॉन का नाम वर्जीनिया है, लेकिन यह तो उसका होम टाउन का नाम होता है। अब टार्कस फिर से उसकी छलांग का कमाल देखना चाहता है, लेकिन जॉन टार्कस के हथियार चुराने की कोशिश करता है। हालांकि टार्कस उस पर तुरंत पलटवार करता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वे उसे छोटे छोटे बच्चों सहित लादकर अपने जनजाति में ले जाते हैं। इस बीच हीलियम में राजकुमारी और प्रोफेसर देजा अपने नए नवले आविष्कार के बारे में बात कर रही होती है। तभी उसके पिता राजा टार्डोस और उनकी काउंसिल अचानक उसे रोक देती है, क्योंकि वे जोड़ंगा के नए चमकते हुए हथियारों को देखकर घबरा गए होते हैं। तभी देजाह बीच में ही कहती है कि उसने भी एक उसी टक्कर का हथियार तैयार कर लिया है, जो उसी नीली रोशनी से अपनी शक्ति लेता है, जिसे नौवीन किरण कहा जाता है। अब जब वह यह प्रदर्शित करने की कोशिश करती है कि यह कैसे काम करता है, तो एक मंत्री इसे चुपके से छूकर खराब कर देता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे देजाह का एक्सपेरिमेंट ही फेल हो गया है। अब टार्डोस अपने सभी अमचो चमकों को बाहर भेजता है और देजाह से कहता है कि इस युद्ध को रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि देजाह को सब थान से शादी करनी होगी। अब यह सुनते ही वह बहुत परेशान हो जाती है। फिर भी राजा उसकी दलीलों को नजरअंदाज करता है और अपने लोगों को बाहर रहते हुए शादी का आयोजन शुरू करने का आदेश देता है। अब मशीन को तोड़ने वाला मंत्री अपना असली चेहरा दिखाता है तो पता चलता है कि यह थर्न्स है, जो अपनी भेष बदलने वाली शक्तियों का उपयोग करके जासूसी कर रहा है। इधर जॉन शहर में थार्क्स को बड़े ध्यान से देखता है, खासकर जब वे बच्चों के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि हाजिस जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टार्कस तुरंत उसे दूर धकेल देता है, क्योंकि अभी उसके पास किसी का समर्थन नहीं है। तब टार्कस जॉन को कूदने के लिए कहता है, लेकिन जॉन फिर से इनकार कर देता है, तो उसे बच्चों के साथ एक गुफा में भेजकर उसे जंजीर से बांध दिया जाता है। इसके बाद सोला उससे मिलने जाती है और उसे एक दवा पिलाती है, जिससे जॉन को बेहोश होने से पहले उसकी भाषा समझ आने लगती है। जॉन आधी रात में फिर से उठता है और एक कुत्ते जैसे जानवर जिसका नाम वूला होता है उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन जल्दी ही दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर जॉन जंजीरों को तोड़कर आजाद हो जाता है, लेकिन वूला उसका पीछा करता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जॉन कितनी दूर भी चला जाए, वूला कुछ ही सेकंड में तुरंत उसके पास आ जाता है। अपनी ताबीज को ढूंढने के लिए बेताब जॉन एक जगह से आ रहे कुछ शोर का पीछा करता है और एक थार्क पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वूला भी बीच में आ जाता है। इससे थार्क्स लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं, इसलिए जॉन उन्हें रोकने के लिए मैदान में कूद जाता है और गलती से एक थार्क को मार डालता है। उसकी इस हरकत से सभी को पता चलता है कि जॉन बहुत ऊंचा कूद सकता है। फिर भी थार्क्स तुरंत उसे नीचे गिरा देते हैं और जब उन्हें लगता है कि जॉन को उनकी भाषा की समझ हो गई है, तो सभी को लगता है कि यह सब सोला की ही कलाकारी है। इसके बाद सुबह में जॉन को एक चट्टान से बांधकर उसे दिखाया जाता है कि कैसे सोला को उसकी गलती के लिए फिर से दोषी ठहराया गया है और टार्कस घोषणा करता है कि अगली बार गलती करने पर उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि उसकी चमड़ी पर और निशानों के लिए जगह नहीं बची है। इससे जॉन अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों के बारे में सोचने को मजबूर हो जाता है। तभी अचानक थार्क्स आकाश में लड़ रहे जहाज को देखता है और वे सभी छिपने के लिए भागने लगते हैं ताकि वे सुरक्षित रूप से लड़ाई देख सकें। आकाश में सभी थार्क्स अपनी शक्तियों का उपयोग दुश्मन के जहाज पर हमला करने और उस पर चढ़ने के लिए करते हैं, लेकिन देजाह एक दिलेर सैनिक की तरह लड़ती है और जहाज को दूर ले जाने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से उसके जहाज को झटका लगता है, जिससे देजाह लगभग गिर जाती है और किनारे पर लटक जाती है। जॉन भी यह सब देख रहा होता है और उसे इंसान समझकर बचाने के लिए लंबी छलांग लगाता है। जैसे ही वह जहाज से उतरता है, जॉन देजाह से उसे लड़ने देने के लिए कहता है, लेकिन वह भी एक योद्धा होने का खुलासा करती है और वे दोनों सेनाओं के सैनिकों के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। जॉन जहाजों में से एक पर कूदता है और तोप से गोले बरसाकर जहाजों के परखचे उड़ा देता है। तभी सब थान जॉन के पीछे आता है और वे एक भयानक लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिसमें सब थान जल्दी ही जीत जाता है। जब वह जॉन को मारने वाला
होता है तो थर्क्स जहाजों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे जॉन दूर कूद जाता है, जबकि आखिरी कुछ जहाज बच जाते हैं। इसके बाद में थर्क्स जॉन को अपना बाहुबली मानते हैं और जॉन को उसका दाहिना हाथ कहते हैं। अब यह सुनते ही हाजिस गुस्से में लाल हो जाता है, क्योंकि अब जॉन लड़ना नहीं चाहता है, इसलिए इस ऑफर को ठुकरा देता है। लेकिन थर्क्स देजाह को धमकी देते हुए जॉन से कहता है कि अगर वह उनकी बात नहीं मानता है तो वे इस लाल परी को काट कर और भी लाल कर देंगे। इससे जॉन को इस सम्मान को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद थर्क्स गिरे हुए जहाजों पर छापा मारने जाते हैं, जबकि देजाह जॉन की दिलेरी के किस्से और सुनना चाहती है। वह चाहती है कि वह उसके लोगों को भी ऐसे ऊंचे ऊंचे छलांग लगाना सिखाए, लेकिन वह उसे याद दिलाता है कि वह किराए पर नहीं आया है। जब देजाह अचानक इस ग्रह पर कोई मौसम न होने के बारे में बताती है तो देजाह और जॉन एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं और आखिरकार जॉन को एहसास होता है कि यह तो मंगल ग्रह है। अब जब देजाह को उस पर यकीन नहीं होता है तो जॉन बताता है कि वह एक ताबीज की मदद से यहाँ टपका था। फिर भी देजाह को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। अब उत्तर की तलाश में देजाह जॉन को देवी के मंदिर में लाती है, मगर सोला उसे और अंदर न जाने की चेतावनी देती है। फिर भी वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं और मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में पहुँच जाते हैं। अब देजाह कुछ चिन्हों को ध्यान से देखती है और फिर वह जॉन को एक गेट के पास ले जाने की बात करती है ताकि वह पृथ्वी पर वापस जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से थर्क्स और उसके लोग उन्हें घेर लेते हैं और तीनों को नियम तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सोला को मुसीबत में डालने के कारण थर्क्स जॉन से नाराज होता है, क्योंकि इस बार वह मर जाएगी और आखिरकार जॉन को एहसास होता है कि सोला थर्क्स की बेटी है। इस पर थर्क्स नाटक करते हुए तीनों को जान से मारने के लिए अपने डेरे में ले जाता है। अब डेरे में पहुंचकर थर्क्स ताबीज वापस दे देता है और उन्हें भाग जाने के लिए कहता है। जब तक हाजिस को संदेह होता है और वह तंबू में घुसता है, तब तक तीनों फुर्र हो चुके होते हैं, इसलिए थर्क्स पर विश्वासघात का आरोप लगाया जाता है। इधर तीनों वूला के साथ मंगल ग्रह पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जॉन यह देखकर हैरान हो जाता है कि सब थान ने इस ग्रह का बुरा हाल कर दिया है। वे भयानक रेतीले तूफानों का सामना करते हैं और जहाजों से छिपते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद सोला को लगता है कि देजाह उन्हें गेट वाले रास्ते पर नहीं बल्कि दूसरे जगह ले जा रही है। इस पर जब जॉन उसको हड़काता है तो देजाह खुलासा करती है कि वह उन्हें हीलियम में ले जा रही है ताकि वह उसके लोगों की मदद कर सकें, जिससे जॉन नाराज हो जाता है और उसे वहीं छोड़कर आगे जाने लगता है। भीख मांगते और विनती करते हुए देजाह अपने घुटनों पर गिर जाती है और बताती है कि वह एक राजकुमारी है जो दुश्मन से अपनी शादी नहीं करना चाहती है। आगे वह यह भी बताती है कि यहाँ कोई गेट वेट नहीं है, बल्कि वह झूठ बोल रही थी। अब जॉन उसे वापस अपने साथ ले लेता है, लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं होता है कि जॉन एक गुफा से यहाँ आ गया है। इस बीच शांग को देजाह के लोकेशन के बारे में खबर मिलती है और वह उसके पीछे जाने का प्लान बनाता है। कुछ ही देर बाद तीनों एक पवित्र नदी की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पाप करने वाले लोग स्वर्ग में जाने के लिए पानी में अपनी चीजें खत्म कर देते हैं। अब सोला भी इसी नदी के माध्यम से खुद को खत्म करना चाहती है, लेकिन जॉन तुरंत उसे यह कहते हुए रोक देता है कि अपने पिता का सम्मान करने के लिए उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। तीनों वूला को पीछे छोड़ते हुए नाव से नदी में उतरते हैं और आखिरकार उन्हें एक अजीब स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे देजाह ने भी पहले कभी नहीं देखा होता है। तभी जॉन उसे उठाकर एक छलांग के साथ ही टॉप पर पहुंच जाता है और उसका ताबीज चमकने लगता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर ही एक्टिव हो जाता है। इससे प्रोफेसर देजाह बताती है कि यह कोई मशीन है। तभी एक होल खुलता है और दोनों उसके अंदर जाते हैं, जहाँ देजाह सौर मंडल के डायग्राम को एक्टिव करने के लिए ताबीज का यूज करती है। अब जब वह रिसर्च कर रही होती है तो नीली रोशनी वाली 9वीं किरण उसे दिखाई देती है और इसका आकार उस मकड़ी जैसा है जिसे जॉन ने गुफा में देखा था। इससे यह पता चलता है कि इस ग्रह पर जॉन का शरीर पृथ्वी के जॉन की परछाई है। देजाह को एहसास होता है कि सब थान को थर्न्स से मदद मिल रही है और अंत में उसे विश्वास हो जाता है कि जॉन पृथ्वी से है। अब आगे की रिसर्च के लिए उसे जॉन को वापस हेलियम में ले जाना होगा, लेकिन जॉन को लगता है कि फिर से झूठ बोल रही है, तो उसे विश्वास दिलाने के लिए देजाह उसे किस्सी करती है, जिससे जॉन अपनी मर चुकी वाइफ के बारे में सोचने लगता है। उसी समय थर्क्स की एक सेना शांग के साथ उन्हें घेर लेती है। जॉन तुरंत देजाह को पकड़कर नाव पर वापस कूद जाता है। थर्क्स उनका पीछा करना शुरू करते हैं और जॉन उस समय के बारे में सोचता है जब वह घर लौटा और उसने पाया कि उसका घर बर्बाद हो गया है और उसका पूरा परिवार ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। अब वह और लोगों को खोना नहीं चाहता, इसलिए जॉन लड़की को भागने के लिए कहता है, जबकि वह वूला की मदद से लड़ने के लिए कमर कस लेता है और एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। और अपने परिवार के उस झलझले से तंग आकर जॉन
जॉन वास्तव में हर जगह योद्धाओं को हराकर बढ़त हासिल करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि उसी समय हेलियम देश का एक जहाज आता है और युद्ध को समाप्त ही कर देता है। टार्डोस अपनी बेटी के साथ फिर से मिलता है और उसे बताता है कि अब सब थान उनके साथ शांति से रहेगा, क्योंकि उसे तो बस उसकी लाल परी चाहिए। इसे साबित करने के लिए वह अपनी तलवार देजाह को देता है ताकि वह चाहे जो उसका सिर धड़ से अलग कर दे, लेकिन आखिर में अपने लोगों की खातिर वह उससे शादी करने के लिए मान जाती है। जबकि जहाज जॉन सहित सभी को ले जाता है तो वूला और सोला अपनी धूल साफ करते हुए नीचे से देखते हैं। घंटों बाद जॉन जोडंगन गार्डों से भरे एक शानदार कमरे में जागता है। तभी देजाह का एक सैनिक अचानक उसके पास आता है जो उसे बंधक बनाने का नाटक करने के लिए कहता है। अब जॉन ऐसा ही करता है और कुछ गार्डों की पिटाई करने के बाद वे उसे बाहर ले जाते हैं, जहाँ गार्ड उसे एक अलग से देखने वाले टॉवर में कूदने के लिए कहता है, जिससे वे देजाह के कमरे में पहुँच जाते हैं। और एक बार जब दोनों अकेले हो जाते हैं तो देजाह जॉन से अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए कहती है, लेकिन जॉन नहीं मानता है। इसलिए देजाह उसे ताबीज वापस देकर उसे इसका यूज करने के लिए कुछ मंत्र सिखाती है। और जैसे ही जॉन शब्दों को दोहराना शुरू करता है, अचानक गार्ड कमरे में घुस जाते हैं। जब देजाह मुड़ती है तो जॉन जा चुका होता है, इसलिए वह यह मानकर चली जाती है कि शायद अब जॉन पृथ्वी पर चला गया है। हालांकि जॉन छत पर छिपा होता है और जब वह भागने के लिए गलियारे का सहारा लेता है तो उसे शांग रोक लेता है। शांग जॉन को एक गाड़ी में ले जाता है ताकि वे शादी की बारात देखने जा सकें और नया भेष धारण करने से पहले उसे पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब यह पता चलता है कि शादी खत्म होने के बाद देजाह की मौत हो जाएगी। तब शांग बताता है कि थर्न बहुत पुराने अमर लोग हैं जो पृथ्वी सहित कई ग्रहों पर मौजूद हैं और वे हमेशा इतिहास को कंट्रोल करते हैं। और जब शांग जॉन को वापस धरती पर भेजने के इरादे से एक हैंगर में ले जाता है, तभी उसी समय वूला आता है और शांग को काट लेता है, जिससे जॉन आजाद हो जाता है। तबीज को वापस चुराने के बाद जॉन एक छोटू जहाज चुराता है और इसे अनाड़ी ढंग से चलाना शुरू कर देता है, जिससे लगभग कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब एक गार्ड उसका पीछा करता है, लेकिन जब वह शहर के बाहर निकलता है तो सोला पीछा करने वाले को गोली मार देती है और जॉन का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जॉन अकेले देजाह को नहीं बचा सकता, इसलिए उसे मदद के लिए थाक्स में वापस जाना होगा। इस पर सोला का कहना होता है कि उसके लोग उड़ते नहीं हैं, लेकिन जॉन उसे अपने साथ वापस आने के लिए मजबूर करता है। जब वे शहर पहुंचते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि हाजस अब राजा बन चुका है। जब उन्हें एक कोठरी में डाल दिया जाता है तो पता चलता है कि यही थाक्स को भी बंद किया गया है। सोला के वापस आने की बात सुनकर थाक्स गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके पास जॉन को मारने की ताकत नहीं होती है, क्योंकि वह कालिजियम की लड़ाई में हार गया था। कुछ देर बाद जॉन और थाक्स को कालिजियम में फेंक दिया जाता है और दो विशाल सफेद भालू से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। सोला इस नरसंहार को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने पिता के पास दौड़ती हुई कूद पड़ती है। जॉन कूद नहीं सकता क्योंकि वह जंजीर में बंधा हुआ है, लेकिन भालुओं के हमलों से बचने के बाद वह जंजीर को तोड़ देता है और अंत में चट्टान को घुमाकर एक जानवर को मार देता है। फिर वह जमीन से एक तलवार उठाता है और जब दूसरा भालू उस पर कूदता है तो जॉन तुरंत उसे काट डालता है और अब भीड़ उसे जय जयकार करने लगती है। बाद में जॉन हाजस को चुनौती देता है, जो ना कहने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे नियमों की याद दिलाती है। हाजस हमला करने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन जॉन तेजी से उसका सिर काट देता है। हर कोई उसकी जीत का जश्न मनाता है और जब वह ग्रह को बचाने के लिए योद्धाओं को भाषण देता है तो भीड़ युद्ध में उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जब विवाह समारोह शुरू होता है तो जॉन थाक्स को झोड़ंगा ले जाता है, लेकिन वहाँ पूरा शहर खाली होता है क्योंकि शादी वास्तव में हीलियम में हो रही है। इस पर थाक्स जॉन को उसकी गलती के लिए थप्पड़ मारता है और बताता है कि वे अब समय पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनके लोग उड़ना नहीं जानते हैं। निराश होकर जॉन एक छोटे से जहाज पर अकेला ही निकल जाता है। कुछ देर बाद जॉन सुरक्षित रूप से हीलियम में घुस जाता है। जैसे ही देजाह सब थान की वाइफ बनने वाली होती है, जॉन खिड़की तोड़कर शादी रोक देता है। अब तो भैया सब थान तुरंत अपनी सेना को बुलाने के लिए एक संकेत भेजता है और देजाह को अपने साथ खींचकर भाग जाता है। सड़कों पर और मंदिर के अंदर जोड़ागन्स और हीलियमाइट्स के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि देजाह सब थान को मारने की कोशिश करती है और गिर जाती है, लेकिन हमारा हीरो हीरालाल जॉन उसे बचा लेता है। फिर अब दोनों लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और जॉन सब थान के खिलाफ हाथ से हाथ मिलाते हैं, लेकिन तभी ऐसा लगता है कि सब थान सबको मारकर पस्त करने वाला है। लेकिन अचानक एक जहाज मंदिर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे पता चलता है कि थर्क्स भी आखिरकार अपनी सेना के साथ धावा बोल चुके हैं। थाक्स और हीलियमाइट्स के एक साथ काम करने से वे आखिरकार जोड़ान
ग्लांगन्स पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि जॉन सब थान पर कूदता है, उसका हाथ पकड़ता है और जानकारी मांगता है। हालांकि नीली रोशनी सबके शरीर में वापस चली जाती है और उसके बोलने से पहले ही उसे मार देती है। हालांकि यह रोशनी जॉन को भी प्रभावित करना शुरू कर देती है। अब पता चलता है कि पास में शांग थार्क के भेष में लाइट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन देजाह की तलवार से उसका ध्यान भटक जाता है और जब जॉन उनके पास आता है तो असली देजाह शांग को दूर धकेल देती है। जो अब थाक्स को जमीन पर ताबीज मिलता है और जब वह उसे उठाता है तो जॉन उसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय असली जॉन दिखाई देता है, इसलिए वह और थाक्स बहुरूपीय शांग पर हमला करता है, जो तुरंत गायब हो जाता है। लड़ाई खत्म हो जाती है और हर कोई नई मिली शांति का जश्न मनाता है और शादी का मौका देखते हुए जॉन अपनी पुरानी शादी की अंगूठी उतार देता है और देजाह से उससे शादी करने के लिए कहता है। देजाह एक्सेप्ट कर लेती है और भीड़ एक पार्टी के साथ जश्न मनाती है। शादी की रात के बाद जॉन ताजी हवा लेने के लिए बालकनी में जाता है और ताबीज को फेंक देता है, यह मानते हुए कि वह अब अपनी लाल ग्रह के लाल परी के साथ इसी ग्रह का मगरमच्छ है। तभी उसे अचानक एक गार्ड मिलता है जो शांग होता है और तुरंत जॉन को छूकर वापस पृथ्वी पर भेज देता है। जॉन गुफा में जागता है और कई साल बीत चुके हैं। इससे पॉवेल तो निपट चुका होता है। वह चट्टान पर बने मकड़ी पर फिर से मंत्र का प्रयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन वे काम नहीं करते हैं। अब वर्तमान समय में वापस आकर नेड कहानी पढ़ चुका होता है और जॉन वर्षों से एक नए ताबीज की तलाश में था जो उसे मंगल ग्रह पर वापस ले जा सके। और बहुत काम के बाद उसे ओनरकनीज में कुछ मिला, लेकिन वह जानता था कि थर्न अभी भी भेष बदलकर उसका पीछा कर रहे थे। तभी उसने एक प्लान बनाने का फैसला किया, जिसमें उसने बीमार होने का नाटक किया और एक विशेष जहर का उपयोग करके अपने शरीर को ऐसा बना दिया जैसे वह मर गया हो, ताकि उसे कब्र में ले जाया जा सके। और सच्चाई जानने के लिए केवल नेड के लिए एक विशेष कोड छोड़ दिया होता है। हैरान और चिंतित नेड कब्र की ओर भागता है और इसे फिर से खोलने के लिए टेलीग्राम पर आए कोड का उपयोग करता है, लेकिन उसे कब्र में कोई नहीं मिलता है। तब उसी समय उसके पीछे एक थान दिखाई देता है। उसे जॉन छिपकर गोली से मार देता है। फिर जॉन समझाता है कि वह नेड को थान को पकड़ने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। वह थान से एक ताबीज लेता है और नेड से कब्र में जाने से पहले अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कहता है और इसे अच्छे से सील कर देता है। फिर जॉन आखिरकार अपनी लाल परी से मिलने के लिए वही मंत्र दोहराता है। दोस्तों, आपको फिल्मी फियर का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कसम से बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।